वेलकम टू मैथ्स क्लास फॉर IIT JEE। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि कंटिन्यूटी इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा लिमिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि शायद अभी तक नहीं बताई गई। तो हम थोड़ा सा लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पे। तो लिमिट में जो पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ द 0/0। तो जो फॉर्म 0/0 का होता है, क्योंकि आप लोगों ने इंटरमीडिएट पे कुछ ना कुछ लिमिट पढ़ी हुई है, इसलिए बेसिक लिमिट बताने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² -1 अपॉन x -1। और मैं यदि x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है x 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, ना कि वो 0 वैल्यू है। सॉरी, x टेंडिंग टू यहाँ पे 1 लेंगे। यदि हम x टेंडिंग टू 1 है, यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं, तो ये देखो x1 -1 0 और 1 -1 0, 0/0 का फॉर्म ले रहा है। ये 0/0 का जब फॉर्म आता है, तो इसमें हम या तो फैक्टराइज करके इसको पहले सरल करते हैं और इसके बाद लिमिट रखते हैं। और दूसरा एक रूल होता है इसका, एल हॉस्पिटल रूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जैसे ही इसको आगे फैक्टराइज करेंगे, तो x टेंडिंग टू 1 x² -1, सो x -1 इंटू x + 1 a² - b² अपॉन x -1, विच इज़ कैंसिल आउट। तो क्या आया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 x + 1। अब हम x की लिमिट यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 + 1 = कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर x की जो लिमिट है इस फंक्शन की, वो कितनी आ गई, 2। वैसे हम डायरेक्ट लिमिट रखते थे तो 0/0। जो 0/0 फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको डिफाइन करके, उसको फैक्टर करके हमने उसकी लिमिट कितनी निकाली, 2 निकाली। ठीक है। इस तरीके से दूसरे और भी हमारा क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि यदि हमारा लिमिट है x टेंडिंग टू a, अब हम x⁴ x² ले लेते हैं, x² - a² अपॉन x - a। इसमें भी हम वही देख रहे हैं, यदि a रखते हैं तो क्या मिलेगा आपका, 0/0। तो 0/0 फॉर्म मिलता है, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके हम लिमिट x टेंडिंग टू a x - a इंटू x + a अपॉन x - a, x - a कैंसिल आउट, और x टेंडिंग टू a लिखेंगे तो क्या आएगा, a + a, दिस इज इक्वल टू 2a। तो ये तो आपका जो है 0/0 फॉर्म का था। तो इसके लिए हम बताना चाहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो जो एल हॉस्पिटल रूल होता है उसको पहले समझना है। ये एल हॉस्पिटल रूल ध्यान दें, इसका मतलब होता है कि यदि हमारी लिमिट है x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है f(x/gx), और ये जो f(x) फंक्शन है वो भी टेंड्स करता है 0 के लिए, और gx फंक्शन है वो भी टेंड्स करता है 0 के लिए एट x टेंडिंग टू a। यदि x टेंडिंग टू a है, तो f(x) और gx दोनों टेंड्स करेंगे 0 और 0 के लिए, तो हम देख रहे हैं कि 0/0, अर्थात एल हॉस्पिटल जो रूल होता है वो 0/0 के लिए ही वर्क करता है। और तो हम इसमें देखते हैं कि जब भी एल हॉस्पिटल रूल लगाते कैसे हैं, x टेंडिंग टू a f(x) अपॉन gx, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f'(x) और अपॉन g'(x). थोड़ा सा डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव अपने इंटरमीडिएट में पढ़ लिया है। अभी आपको फॉर IIT के लिए डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा कि IIT में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए डेरिवेटिव अभी आपको आगे बताया जाएगा। बट सिंपल डेरिवेटिव
फर्स्ट डेरिवेटिव आपने डिफरेंशिएशन कर दिया एफ एक्स का और जी एक्स का, इसके बाद लिमिट पुट करते हैं। यदि लिमिट फाइनाइट आती है तो वो लिमिट कहलाएगी, नहीं आती है तो अगेन ये रूल लगता है, ये तब तक लगता है जब तक कि लिमिट फाइनाइट नहीं हो जाती है। अर्थात एल हॉस्पिटल रूल जो आपका है वो 0/0 के लिए वर्क करता है। 0/0 ये इंडिटरमिनेट फंक्शन है, और एक इन्फिनिटी के लिए भी एल हॉस्पिटल रूल लगता है। मतलब एल हॉस्पिटल रूल 0/0 यदि हमारा फंक्शन प्राप्त होता है तो भी लगेगा, इन्फिनिटी प्राप्त होता है तो भी लगेगा। तो इसलिए हम दोनों फंक्शंस के लिए एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम एल हॉस्पिटल से भी करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a x² -a² अपॉन x - a, और जब मैं यहाँ पे a रखूँगा तो विच इज 0/0 फॉर्म। अब ये 0/0 फॉर्म का बनता है तो ये एल हॉस्पिटल लगाएंगे। और जब हम LH रूल, इसको हम LH रूल भी कहते हैं बाय शॉर्ट, तो LH रूल लगाएंगे या एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? वो कहता है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए 1 टाइम और डिनोमिनेटर को 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन x टेंडिंग टू a x² का 2x, a कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1 और a कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा। अब हम x टेंडिंग टू a रखेंगे तो 2a आ जाएगा। तो ये ध्यान दें, यहाँ पे हमारा यदि ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a, ध्यान दें, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का क्या होता है 2x, और a का क्या हो जाएगा 0, अपॉन x का क्या होता है 1 -0। अब हम लिमिट इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2a। तो 2a लिमिट देखिए पहले भी आई थी और ये एल हॉस्पिटल से भी आई। तो एल हॉस्पिटल से जो लिमिट आती है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है, और यदि हम एक्सपेंशन या हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है हर लिमिट के लिए। देखिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट हैं। तो हम देखते हैं कि यदि इसी फॉर्मूले से हमने एक क्वेश्चन तीसरा नंबर का लेते हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। तो ध्यान दें यहाँ पे इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करने के लिए, जब तक हम इसका एक फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तब हम इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। और बाई एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि जब जैसे हम a रखेंगे यहाँ पे तो a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n 0, a माइनस a 0 विच इज कॉल्ड 0/0। अब 0/0 फॉर्म का है तो इसमें हम बाई एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं और बाई एल हॉस्पिटल। तो आपके लिए एल हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि एल हॉस्पिटल से आप जो है बहुत जल्दी उस रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ये LH रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? x टेंडिंग टू a, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है जानते हैं, nx टू दी पावर n माइनस 1, और a टू दी पावर n क्या है 0 कांस्टेंट वैल्यू है, और x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 और a कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो लिमिट x टेंडिंग टू a nx टू दी पावर n माइनस 1, और जैसे हम लिमिट इसे पुट करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू n a टू दी पावर n माइनस 1 विच इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो ये एल हॉस्पिटल रूल हुआ। कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट हैं, जैसे कि हम बताएं आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप जानते हैं साइन x अपॉन x। दूसरी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x। ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है। तो जो भी आप इसमें डायरेक्ट आपकी वैल्यू 1 होती है, या फिर आप देखते हैं बाई एल हॉस्पिटल करना चाहें तो जैसे 0 रखेंगे साइन 0 अपॉन 0 विच इज़ द फॉर्म ऑफ 0/0। तो ये फॉर्म जो हमारा हो रहा है इसमें वो 0/0 का फॉर्म हो रहा है। तो LH रूल इसमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे हम LH रूल लगाएंगे तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता cos x अपॉन x का क्या होगा 1। तो अब जैसे हम x टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे इसमें तो cos 0
और cos 0 कितना होता है 1। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली tan x का भी, और या इसको उल्टा करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग x अपॉन साइन एक्स भी कहते हैं, तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर tan x के लिए लेते हैं, tan 0 क्या होता है 0 अपॉन 0, ये फॉर्म ऑफ 0/0। इसमें हम दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल इसमें लगाते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और x टेंडिंग टू 0 हम जैसे इसमें पुट करते हैं तो लिमिट आती है x टेंडिंग टू 0 और sec 0, सॉरी, तो यहाँ पर हम जो है sec 0 आ जाएगा, सीधे लिमिट रखेंगे, और sec स्क्वायर 0 sec 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका अपोजिट sec 0 की भी 1 होगी, अर्थात इसकी लिमिट हो जाएगी 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x आल्सो 1। और इसको यदि हम इस तरह से भी लिखते हैं तो भी इसकी वैल्यू जो आती है 1 ही आती है। तो ये तो आपका हुआ 0/0 फॉर्म का। अब एक तो एग्जाम्पल हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का लेकर के एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में और 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल यूज होता है। जब तक ये फॉर्म नहीं आएगा तब तक एल हॉस्पिटल रूल आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसमें भी एल हॉस्पिटल, तो लिमिट यदि मैं कहता हूँ कि x टेंडिंग टू 0 log x अपॉन cot x, x टेंडिंग टू 0 log x अपॉन cot x। अब जैसे मैं 0 रखूँगा, log 0 क्या होता है इन्फिनिटी अपॉन cot 0, tan 0 0 होता है, तो cot 0 क्या होगा इन्फिनिटी, अर्थात ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है। तो जब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का है तो भी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल अब जैसे ही हमने इसमें लगाया तो डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का क्या होता है भाई 1/x, और cot x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस cosic स्क्वायर x, माइनस cosic स्क्वायर x। ये डिफरेंशिएशन आपको इंटरमीडिएट में बताए गए होंगे, जो कि आपने ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं, सभी आपको पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/x माइनस cosic स्क्वायर को हम यदि चेंज करें, ये हम कहते हैं उल्टा करें, 1/cosic इज इक्वल टू साइन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और माइनस साइन x इंटू साइन x बाई एक्स। अब हम देख रहे हैं कि साइन x बाई एक्स लिमिट 1 होती है, और यहाँ पे 0 रखेंगे, जैसे ही हम लिमिट इसमें पुट करेंगे तो माइनस साइन 0 इंटू 1। अब साइन 0 क्या होता है 0 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी था, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया गया, और एल हॉस्पिटल रूल में आपकी जो लिमिट आई वो 0 आती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व किया हुआ है। ये आपके लिए ज़्यादा सरल और शॉर्ट फॉर्म में लिमिट का आंसर मिलता है। देखिए
इस तरह की बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल से नहीं बता सकते, इसलिए केवल टॉपिक वाइज टॉपिक हम एक एक दो क्वेश्चन लेकर के इनको ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट है आपका एक फॉर्म आता है, फॉर्म होता है 1 to the power infinity, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म फॉर IIT JEE। तो कभी कभी ये लिमिट ही मेंस में आई हुई है कि ओनली लिमिट का क्वेश्चन आता है कि ये इसको जो है आप सॉल्व करिए, और इस क्वेश्चन से हमारी कंटिन्यूटी के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं कि कंटिन्यूटी में भी ये अप्लाई होता है। इसलिए ये फॉर्म ऑफ द 1 to the power infinity, तो ये 1 to the power infinity हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि लिमिट हमने एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a है और यहाँ पे 1 + fx होल टू दी पावर 1/gx, ये हमने एक फार्मूला बताया। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं भी इस क्वेश्चन को लूँगा, तो 1 + fx होल पावर 1/gx, लेकिन x टेंडिंग टू a पे fx की जो वैल्यू है, x टेंडिंग टू a पर जो fx है वो टेंड करेगा कहाँ की ओर, 0 की ओर, और x टेंडिंग टू a पर ही gx की जो वैल्यू है वो भी टेंड करेगा 0 की ओर। क्यों? क्योंकि ये 1/0 होगा तब ये इन्फिनिटी देगा, और ये 0 होगा, 1 + 0 = 1 देगा, तो हमारा ये 1 to the power इन्फिनिटी का फॉर्म मेंटेन होगा। जब ये 1 to the power इन्फिनिटी का फॉर्म मेंटेन हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला जो ये लिमिट है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान देना है आपको। ये e to the power लिमिट x टेंडिंग टू a, और ये 1 + fx में यहाँ पे केवल fx बचता है, और इनटू जो पूरा पावर है 1/gx। तो ये एज ए फार्मूला आपको नोट करना है, इसका मैं एप्लीकेशन दूंगा, x टेंडिंग टू a 1 + fx की होल पावर 1/gx। तो इसको आपको नोट डाउन करना है। मैं अभी इसके एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि 1 + fx नहीं होता है यहाँ पर, तो भी हमें देखना तो यही है 1 to the power infinity। यदि हमारा ये फॉर्म मेंटेन होता है, अर्थात हम इस तरह से कह सकते हैं और कि लिमिट x टेंडिंग टू a और हमारे पास है fx की होल पावर gx, इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ। अर्थात यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x टेंडिंग टू a पर हमारे पास जो fx है वो टेंड्स कर रहा है 1 की ओर, तो 1 to the power, और x टेंडिंग टू a पर जो gx है वो टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर। अर्थात इस फॉर्म कैसा बन गया, 1 to the power इन्फिनिटी का, 1 होल पावर इन्फिनिटी। तो फॉर्म तो हमारा यही मेंटेन कर रहा है। तो हम इस पर क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a मैं 1 + fx एक जोड़ता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और होल पावर यहाँ पे जैसा है gx वैसा रहेगा। ये पूरा का पूरा ये fx का वर्क करेगा। यदि ये पूरा fx का वर्क करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं e to the power लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पे आपका आ जाएगा fx - 1 और इनटू gx। तो ये इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, केवल fx मिल रहा है तो हम यहाँ पे fx - 1 करेंगे, और यहाँ 1 + fx मिल रहा है तो यहाँ पर fx करेंगे, और जो पावर में है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। बट इसका फॉर्म मेंटेन होना चाहिए, कौन सा, 1 to the power infinity, 1 to the power infinity। यदि ये मेंटेन होता है तो हम जो है आगे इस तरह से जो क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x टू होल पावर 1/x, विच इज़ वेरी सिंपल। बट पावर जो है आपका इस फंक्शन को या इस फॉर्म को मेंटेन करना चाहिए, उस फॉर्म को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखेंगे। जैसे हम 1 + 0, अब 1 + 0 क्या होता है भाई, 1 + 0 तो 1 होता है, अब 1/0 इन्फिनिटी होता है, अर्थात 1 to the power infinity। अर्थात ये फॉर्म क्या है, 1 to the power infinity। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इस फॉर्मूले के तहत जो हमने ये फार्मूला दिया है, तो ये 1 + fx, x किसका वर्क कर रहा है, fx का, और ये x किसका वर्क कर रहा है, gx का। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे, = e to the power लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिख देंगे, 0,
और x टेंडिंग टू 0 fx इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पे fx इंटू 1/gx, fx कितना है x, fx x है तो x इंटू gx कितना है 1/x, x कैंसिल आउट तो क्या जाएगा भाई e टू दी पावर, और लिमिट हम लिखेंगे तो 1 ही आएगी क्योंकि यहाँ कुछ फंक्शन बचा नहीं तो 1 ही आएगा, तो e टू दी पावर क्या आया 1, अर्थात इसकी जो लिमिट आई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x इज इक्वल टू e। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको इस फॉर्मूले के तहत आपको लिमिट मिल जाएगी, तो इसको नोट करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 2 कॉट एक्स। तो इसमें भी हम जो है जैसे 0 इसमें पुटअप करेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और कॉट 0 tan 0 क्या होता है 0, तो कॉट 0 क्या होगा इन्फिनिटी, अर्थात ये कौन सा फॉर्म मेंटेन होगा 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। और जैसे ही 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म मेंटेन होता है तो पहला फार्मूला 1 प्लस fx की होल पावर gx या 1/gx, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये केवल हमारा ये फॉर्म मेंटेन होना चाहिए 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे हमने बताया एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या आता है fx क्या है sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x इंटू क्या आता है gx, तो 2 इंटू कॉट x। अब यहाँ पे लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट e टू दी पावर x टेंडिंग टू 0 और ये sin x इंटू 2 कॉट x क्या होता है cos x अपॉन sin x, साइन कैंसिल आउट। अब x टेंडिंग टू 0 जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा e टू दी पावर 2 cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो e टू दी पावर 2 इंटू 1 दिस इज कॉल्ड e स्क्वायर। तो जो इसकी लिमिट आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स होल पावर 2 कॉट एक्स दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर। तो इसको समझने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम दूसरे वाले मेथड से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए लिमिट आती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan π/4 प्लस x होल पावर 1/x। अब इसका लिमिट हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस फॉर्म का है, 0/0 फॉर्म का हो नहीं सकता क्योंकि पावर में क्या है वेरिएबल है। तो अब जैसे मैंने लिमिट यहाँ पर रखी 0, tan π/4 क्या होता है 1, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, विच इज द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब यदि 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो ये 1 प्लस fx है नहीं, अब 1 प्लस fx नहीं है तो क्या है केवल fx है। तो हमने दूसरा जो फॉर्मूला बताया था आपको, वहाँ पर हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम क्या करते हैं fx माइनस 1 अर्थात tan π/4 प्लस x माइनस 1 और इनटू gx अर्थात 1/x। तो अब tan π/4 प्लस x इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि tan π/4 प्लस x
तो 10π/4 प्लस एक्स क्या होता है 10a प्लस बी, और 10a प्लस बी को हम ब्रेक करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 + 10x अपॉन 1 - 10x आता है, क्योंकि 10π/4 1 होता है। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बताया जा चुका है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे एक्सपोनेंशियल e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे हम रखेंगे 10π/4 प्लस एक्स, दिस इज 1 + x अपॉन 1 - x, 1 - 10x, -1 × 1 अपॉन x। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, लिमिट e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0, x इसको एलसीएम लेकर के 1 + 10x -1 + 10x अपॉन 1 - 10x × 1/x। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या आएगा 2 10x, और ये जो 1/x है हमने इसको x ले लिया, × 1 अपॉन 1 - 10x को अलग लिख दिया। अब आप जानते हैं कि 10x/x x टेंडिंग टू 0 पर स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1, तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी। अब x टेंडिंग टू 0 यहाँ रखेंगे तो tan 0 क्या होता है 0, अर्थात 1 - 0 1, 1 अपॉन 1 कितना हुआ 1, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, × 2, तो 1 × 2 = 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि e⁻ कितना आया 2। तो या इस तरह लिख दें e⁻2 × 1 × 1, दिस इज इक्वल टू e²। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रहा है p = लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 10 √x, 10 स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 1 अपॉन 2x। फाइंड द log e बेस p, मतलब p आपको ये दिया हुआ है, ये लिमिट, अर्थात इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो p कहलाएगी, और इसके बाद आपको log p की वैल्यू फाइंड करनी। तो ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें और किस फॉर्म का है, क्योंकि IIT में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ही माने रखते हैं कि कॉन्सेप्ट के बाद आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन क्वेश्चंस में स्पीड नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और स्पीड प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम ध्यान देते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, p = लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 10 स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 1/2x। अब x टेंडिंग टू 0 पुट करिए, यहाँ tan 0 क्या होता है 0, और 0 + 1 क्या होगा 1, सो 1 टू दी पावर और 1/0 इन्फिनिटी, सो फॉर्म ऑफ द 1 टू दी पावर इन्फिनिटी अगेन। तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी है तो हम देख रहे हैं कि 1 और प्लस ये क्या है fx का वर्क कर रहा है,
तो ये 1 + fx फॉर्म हुआ। तो हम देख रहे हैं कि क्या जाएगा, e⁻ लिमिट, डायरेक्ट फार्मूला है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे fx इंटू gx, ये पूरा का पूरा 1/gx कह सकते हैं या gx कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1/2x। ठीक। अच्छा, अब हम इसमें लिमिट फाइंड करेंगे tan स्क्वायर रूट x इंटू 1/2x। तो यहाँ पे हम इसमें लिमिट रखते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि x है और x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ tan स्क्वायर दिया हुआ है, अर्थात हम इसको e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan स्क्वायर रूट x अपॉन रूट ऑफ x का स्क्वायर इंटू 1/2 कर सकते हैं। तो रूट ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो अब इसमें हमने ये देखा कि e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan रूट x अपॉन रूट x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट में आ गया। स्टैंडर्ड लिमिट में हमने बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये tan रूट x है या x है, जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए एंगल में, तो इसकी वैल्यू 1 आती है, अर्थात इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी तो 1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2, अर्थात ये e⁻, तो क्या आएगा, e⁻1/2। तो किसके बराबर आया, p। अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि log e बेस p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो p इज इक्वल टू हो गया e⁻1/2। तो अब हमें यहाँ पे log p निकालना है, टेकिंग log बोथ साइड। log को हम जो है ln जो लिखते हैं, कहीं कहीं जगह ln लिखते हैं, वो e बेस के लिए ln होता है, बट हम log ले रहे हैं, e बेस लगा देंगे। तो log e बेस p दिस इज इक्वल टू log e बेस e⁻1/2। तो m की पावर n log लगा देंगे तो 1/2 log e बेस e, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आपकी जो log p की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2। तो इम्पॉर्टेंट लिमिट है ये, और इस फॉर्म को हमें ज़रूर देखना है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कह सकते हैं लिमिट के लिए, उसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम। हम लास्ट जो है उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि कुछ जो है जानकारी होगी आपकी। सैंडविच थ्योरम। अच्छा, ये थ्योरम होती क्या है? इस थ्योरम को ज़्यादातर ग्राफिकली बहुत अच्छे से बताया जाता है। इसमें 3 फंक्शंस होते हैं। हम लेते हैं कि यदि f(x) इज लेस देन इज इक्वल टू gx इज लेस देन इज इक्वल टू hx, ये 3 फंक्शन दिए गए हैं, और इसमें ये दिखाया गया है कि जो gx है वो f(x) से बड़ा है और hx है वो gx से बड़ा हो। तो यहाँ पे ये होता है दैट इज कि जो लिमिट x टेंडिंग टू जो भी है 0 है, और f(x) की लिमिट यदि l है, और एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर hx की जो लिमिट है वो l है, तो हम कहते हैं कि देन द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 gx की जो लिमिट होगी वो भी l ही होगी।
तो ये सैंडविच थ्योरम है कि इस तरह का यदि कोई फंक्शन होगा, कौन सा, कि मतलब ये 3 फंक्शन है, ये ग्राफिकली आपको इस तरीके से कभी कभी दर्शाता है, या हम कह सकते हैं ये 3 ठो, मतलब ये आपका ऊपर वाला है सबसे बड़ा है, ये हम कह सकते हैं ये hx है, और इसके बाद ये क्या है gx है, और ये क्या है आपका fx है। तो जो fx फंक्शन है, तो ये आपका 3 फंक्शन मान लो है, इस तरह के ग्राफ जाते हैं। अभी हम एक्चुअल रूप में नहीं कह सकते कौन सा फंक्शन है कैसे है, तो अभी हम केवल लेट कर सकते हैं कि hx आपका सबसे बड़ा फंक्शन है, सबसे ऊपर है, फिर बाद में बीच में hx gx है और ये fx है। तो हम इसको चर्चा करेंगे कि यदि इसकी लिमिट हमारी l है, उसकी लिमिट l है, तो हमारे जो बीच की फंक्शन है ये जो gx है, इसकी भी लिमिट l है। सैंडविच का मतलब होता है कि जो है बीच में जो वैल्यू है उसका पता लगाना, क्योंकि ऊपर ब्रेड में जो बनती है सैंडविच जानते होंगे, ऊपर और नीचे बीच में क्या भरते हैं उसकी लिमिट हमें पता करना होती है। तो इसका एक एप्लीकेशन दे देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए तरह से इसका एप्लीकेशन हम थोड़ा सा बताते हैं, इसको नोट करिए। इसका एक एप्लीकेशन कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देंगे। पहले इसको नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन में कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट डॉट प्लस nx अपॉन n स्क्वायर। ये एक लिमिट है, इस लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया गया। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे सॉल्व करते हैं हम, n टेंडिंग टू 0 है, नॉट x, n टेंडिंग टू 0 है। तो जब n यहाँ पर जाता है वो x से स्टार्ट होता है, x 2x 3x और nx तक जाता है फंक्शन हमारा, अपॉन n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इसके लिए ये सैंडविच थ्योरम यूज होगी। तो ये कैसे यूज होगी इसको देखना है, मैं साफ करता हूँ थोड़ा सा। इस फॉर्मूले पे हम कैसे यूज करते हैं ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में वैसे आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लेस इज इक्वल टू x होता है। मतलब जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो x से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे हम कुछ ले लेते हैं कि मान लो 2.6 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है हमेशा 3। 2.6 की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। मतलब कहने का ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। और बड़ा किससे होता है, ये बड़ा होगा x-1। मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लेस देन इज इक्वल टू x होता है और ग्रेटर देन x-1 होता है। अब x कितना आया है 3, और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, अर्थात ये ग्रेटर किससे होगा, 2 से होगा। तो निश्चित रूप से 2.6 जो आपका है वो 3 से क्या है, छोटा अथवा बराबर हो सकता है, और 2 से मतलब ये x-1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम जो है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, वो x से क्या होता है, छोटा अथवा बराबर होता है, और ग्रेटर किससे होता है, x-1 से हमेशा ग्रेटर होता है। हम किसी भी और दूसरा एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे मान लो 3 ले लिया हमने, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, 3 आती। तो ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 3 है इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3। तो इज इक्वल टू 3 आ गई, इक्वल का भी ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पे निश्चित रूप से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, x-1 मतलब 3-1 2 आ जाएगा। तो ये जो 3 है वो ये 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल का साइन है।
तो कुल मिला के हमारा ये जो इन इक्वेशन है वो सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो x से क्या होता है, छोटा अथवा बराबर होता है, और x -1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो मैं इसी बेस पे आगे लेता हूँ कि मैं यदि यहाँ पे 2x लिख देता हूँ तो लेस देन इज इक्वल टू 2x एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x -1 आल्सो। सो 3x आल्सो, 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 3x इन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x -1। तो अप टू मैं कहाँ तक जाऊँगा, nx तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर nx विच इज लेस देन इज इक्वल टू nx एंड ग्रेटर इज इक्वल टू nx -1 आल्सो। तो चलो मैंने ये देखा कि ये जो आपका x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, 2x है, 3x है, nx है, इनकी जो वैल्यूज हैं देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। कोई बात नहीं, अब हम जब क्वेश्चन पे आते हैं तो ये जो सबका समेसन है, तो यदि मैं इनका समेसन कर दूं, यदि मैं इनका क्या कर दूं, समेसन कर दूं, तो क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू क्या आएगा, 0, n टेंड्स टू 0 आएगा, या चलिए देखते हैं इन्फिनिटी हो सकता है। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है अपने से लिया है, तो ज़रा इनको हम ऐड करेंगे तो ये बीच वाला टर्म्स आ जाएगा। और इससे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर में कौन होगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, ग्रेटर में होगा ये पूरा ऐड, तो इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं लेस इज इक्वल टू में क्या होगा, बीच में क्या है, सम ऑफ न्यूमरेटर, ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा आपका, जितना ये है ये सम ऑफ न्यूमरेटर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका समेसन करते हैं तो x, 2x, 3x, nx, तो इधर कर लीजिए पहले राइट साइड। तो राइट साइड ज़रा ध्यान दीजिएगा कि x, 2x, 3x और nx तक का समेसन करेंगे, तो सब में यदि मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n, बाहर कितना x। और इधर का मैं यदि समेसन करता हूँ तो यहाँ भी वही चीज़ आती है, x कॉमन 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n, और माइनस का 1 1 1 1 n टाइम आएगा तो क्या आ जाएगा, n। ठीक है, तो इसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू, ये n टाइम्स टू इन्फिनिटी कर लेते हैं, अभी हम बताते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है n टाइम्स टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ मैं, अभी मुझे लग रहा है कि इन्फिनिटी में ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं इसका समेसन क्या होता है, अर्थात इसका समेसन क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं सीरीज या सीक्वेंस में, इसका समेसन n+1/2 होता है, इसका भी समेसन n+1/2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x n+1/2, और ये माइनस का जो है n हो जाएगा, और लेस देन ये सम ऑफ, लिखना चाहें तो आप लिख लें x + 2x + डॉट डॉट प्लस nx इज लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा n+1/2 इंटू x। अब यदि मैं सभी में n² को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो सभी में यदि n² डिवाइड हो जाएगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और x इंटू n+1/2 माइनस n होल अपॉन n² इज लेस देन x mod ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन कितना आ जाएगा, n², और लेस देन इज इक्वल टू n+1/2 इंटू x अपॉन n²। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिमिट यूज करते हैं, तो हमने क्या किया कि ये fx हो गया। अब सैंडविच थ्योरम पे आ जाइए, तो सैंडविच पे क्या है, सैंडविच थ्योरम कहती है ये क्या है आपका, ये fx है, ये क्या है आपका gx है, और ये क्या है आपका hx। तो अब लिमिट आप किसकी निकालेंगे, चाहे fx की निकाल लीजिए चाहे hx की निकाल लीजिए, इन दोनों की जो लिमिट आएगी वही लिमिट क्या हो जाएगी, gx की आ जाएगी। अब वही लिमिट gx की हो जाएगी, और gx है क्या, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, gx है। तो हमारी लिमिट जो आपकी gx की है वो आ जाएगी, लेकिन इससे पहले हमें hx या fx दोनों की सेम लिमिट आनी चाहिए, अर्थात इनकी अलग अलग लिमिट आप फाइंड कर सकते हैं और इनकी अलग अलग लिमिट सेम आएगी, और जो लिमिट इनकी होगी
वही लिमिट g(x) की हो जाएगी, फिर हमें निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम इसको हम और किसी मेथड से लगाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं इसमें हम। यहाँ पे हम सॉल्व इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। फिर देखिए कोई भी आप दोनों में से हम लास्ट वाली की लिमिट पहले निकालते हैं। तो लास्ट वाली की लिमिट हमने h(x) की लिमिट लिया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और वहाँ पे आया n² कॉमन आ जाएगा 1 + 1/n इंटू x अपॉन n²। n² कैंसिल आउट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही रखेंगे समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हुआ 0, और समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 हुआ तो 1 + 0 1 हुआ, अर्थात कितना आ जाएगा 2 हम छोड़ चुके हैं। तो ये जो लिमिट आएगी वो x/2 आ गई। कोई बात नहीं, आप इसको दूसरे वाले को देख लें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम देखते हैं कि x इंटू n², इसको भी निकाल लीजिए 1 + 1/n अपॉन कितना है 2n², अलग अलग कर दीजिए -n/n², लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे तो n² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पे आएगा 1 + 1/n अपॉन 2, n से n कैंसिल -1/n। तो हम देख रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, और 1 + 0 1, x/2 समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, मतलब x/2 - 0, दिस इज x/2। इसकी लिमिट और इसकी लिमिट, दोनों की लिमिट क्या हो गई सेम। अब इसकी लिमिट हमारी क्या आती है x/2, और इसकी लिमिट हमारी क्या आती है x/2, तो निश्चित रूप से बाई सैंडविच थ्योरम इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी x/2। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम हम इसकी लिमिट जो अभी क्वेश्चन लिखा है इसकी लिमिट क्या आ जाएगी x/2 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है आपके लिमिट के क्वेश्चन में, IIT JEE मेंस में ज़रूर एक आध क्वेश्चन आपको लिमिट का मिलेगा। पता था। तो देखिए भाई हो गया होगा, नोट कर लिया इसको आपने। अब इसको हम जो है इरेज करते हैं। तो देखिए हमारे जो है लिमिट के काफ़ी कुछ हमने क्वेश्चंस भी बताए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो इन लिमिट के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे कंटिन्यूटी के बारे में चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी आपकी होती है एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट, मतलब लिमिट का ही एप्लीकेशन कंटिन्यूटी में होता है।
तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी की हिंदी मीनिंग होती है सततता, मतलब सतत। और जो सतत का मतलब होता है कि हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें तो और पेन कहीं भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, नॉट लिफ्टिंग द पेन, वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ मतलब जो पेन है, नॉट लिफ्टिंग द पेन मतलब पेन कहीं उठे ना, ऐसा ग्राफ बनता है तो उसे हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता होगी, ग्राफ कुछ बताए गए होंगे आपको, तो हम कुछ ग्राफ को लेकर के भी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो कंटिन्यूटी की डेफिनीशन हम लिख सकते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस f(x) is said to be continuous at a point x is equal to a। ये x is equal to a कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। और हेयर जो आपका a है, a बिलोंग करेगा किसमें, डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ फंक्शन f(x). तो जो आपका a है वो डोमेन ऑफ f(x) होगा। डोमेन आप क्या है, डोमेन आप जानते हैं कि डोमेन और रेंज, कोडोमेन, ये आपको फंक्शन में बताया गया है कि डोमेन क्या होता है। तो इसलिए जो ए पॉइंट है वो इसी f(x) का डोमेन होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है f(x) कंटिन्यूअस होगा, तो ये लिमिट पे भी आ जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) यदि किसके इक्वल हो जाती है, पूरा का पूरा f(a) हो जाता है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है। और दूसरे फॉर्म में हम कह सकते हैं, अब आती है लिमिट LHL, RHL और फंक्शन की लिमिट। तो हम यहाँ पे LHL, RHL, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और ये जो आपकी होती है फंक्शन की लिमिट f(a). जब ये तीनों इक्वल होते हैं, मतलब कहने का जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन है और यहाँ पे आपका पॉइंट x इज इक्वल टू a है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर जो चलेगा वो माइनस होगा, a की जो वैल्यू कैसी होगी, माइनस होगी। इधर की ओर होगी a की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। तो जो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर राइट हैंड लिमिट, और ये आपकी जो फंक्शन की लिमिट होती है, ये फंक्शन की लिमिट बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता है, कोई भी ये जो लाइन है वो बीच में ब्रेक ना हो। ब्रेक ना हो का मतलब यदि यहाँ पे कहीं हम इस तरीके का ड्रॉ कर देते हैं, खाली गोला कर देते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रेक है, टूटा हुआ है, उठाया गया है पेन। तो इसलिए जब ये नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए पॉइंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि LHL इधर वाली लिमिट, RHL उधर वाली लिमिट, और ये बीच की जो लिमिट है फंक्शन की लिमिट, तीनों इक्वल हो जाती हैं तो भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। किस पॉइंट पे, पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। तो LHL जो लिमिट हम डिनोट करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कई लोग इस तरीके से भी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस कह देते हैं, सॉरी LHL में a माइनस कह देते हैं, बराबर यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस हो जाती है, प्लस मतलब RHL, और ये फंक्शन की जो लिमिट है या फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू आपकी f(a) हो जाती है। या कई लोग इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस h हो जाता है, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या होती है, a होता है a माइनस h हो जाता है, और यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या होता है, f(a) प्लस h हो जाता है और f(a) हो जाता है। मतलब जो h है, अब h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, a में से h को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जब हम a में से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर की वैल्यू प्राप्त होगी, लेफ्ट हैंड की, और जब a में से प्लस करेंगे किसको, h को, h बहुत स्मॉल, मैं पहले से कह रहा हूँ कि वेरी वेरी स्मॉल नेबरहुड होगा इसका। तो ये जब थोड़ा सा भी ऐड करेंगे तो कहाँ की ओर होगा, राइट साइड की ओर होगा। तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाती है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है, और ये फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। यदि ये तीनों इक्वल आती हैं तो हम अकॉर्डिंग टू
फॉर्मूला कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अच्छा, दूसरी बात हम ये है कि फंक्शन को ड्रॉ करके भी देख सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ड्रॉ करके कैसे, हम आगे चर्चा करते हैं। कुछ ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। दीपक जी की बहुत मिस कॉल आ रही है भाई, हम डंडा करते ही हैं। टहल रहे हैं सब। नया था। तो नेक्स्ट हम जो है ग्राफ को लेकर के बताते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होता है। जैसे आपका कोई ग्राफ है, ये चल रहा है इस तरीके से, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से चला है वैसे ही आपका जा रहा है। तो ये आपका क्या होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यदि इस ग्राफ में हमें इस तरीके से मिलता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक गए और इसके बाद हमारा दूसरा ग्राफ, यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का कोई ओपन इंटरवल आ जाता है और फिर ग्राफ जो है दोबारा से शुरू होता है, तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये x = a है पॉइंट, और इस पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो गया। और ब्रेक हो गया इसका मतलब x = a पर ये कंटिन्यूअस नहीं। तो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप होते हैं, तो हम डिसकंटिन्यूटी बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम कंटिन्यूटी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या है, ये हमारा ग्राफ क्या है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है। और ये हमारा जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है एग्जैक्ट पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम जैसे कि आपको बताया गया है कि y सपोज दैट x, तो जो y x है, फंक्शन एक y fx होता है और fx यदि x ले लेता हूँ मैं, तो अब x को हम लेते हैं तो एट x = 0 या y = x, इसका ग्राफ ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ आप लोग जानते हैं कि y x का ग्राफ कैसे बनता है। ये y x का ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन है जो कहाँ से जाती है, हमेशा ओरिजिन से पास होती है। तो ये y x है, आप जानते हैं ये ओरिजिन है इसका, और ये लाइन y x। तो इस लाइन को ड्रॉ करने में आपको देखा होगा आपने, कहीं भी हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये बिल्कुल कंटिन्यू इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जब ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, आपका कंटिन्यूअस हो गया। दूसरे में हम y = x² भी ले सकते हैं। तो y जो x² है वो लाइन नहीं है, y x² दूसरा फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है ये आप जानते हैं पैराबोला पढ़ चुके हैं, तो ये एक पैराबोला है। और इस पैराबोला को यदि मैं ड्रा करता हूँ तो x² = 4ay टाइप का है। तो इस पैराबोला को आप देखेंगे ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इस पैराबोला में भी आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ से उठाया और सीधे चले गए, कहीं भी कोई ब्रेक होने की स्थिति नहीं है। तो ये भी फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है।
तो इस तरीके से यदि आप ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो कुछ फंक्शंस आपको कंटिन्यूअस समझ में आएंगे कि कंटिन्यूअस कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ। और आप जैसे e टू दी पावर x का भी ले सकते हैं, तो e टू दी पावर x का ग्राफ है तो e की पावर x ग्राफ हमेशा कहीं ब्रेक नहीं होता, log x का ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता है। तो ये जब ब्रेक नहीं होंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अब ये जो y बराबर x है इसको मैं थोड़ा सा अभी लेता हूँ केवल, fx इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी लिखा था x, तो यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे कह दिया कि एट x नॉट इज इक्वल टू 0, केवल इतना ही लिखता हूँ पहले में। तो ये fx एट x नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये x नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब कहने का कि इसमें x इज इक्वल टू 0 नहीं है। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो हमने ये देखा कि ये लाइन तो ऐसी ही जाएगी, यही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये y इज इक्वल टू x लाइन है और कोई दूसरी तो है नहीं, अभी तो हमने यही बताया था। तो ये भी वैसे जाएगी, लेकिन इसने यहाँ पे डोमेन क्या कहा है, डोमेन में x नॉट इज इक्वल टू 0, इस डोमेन में x 0 है ही नहीं। अच्छा, जब 0 नहीं है तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये 0 से पास हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे होल है। होल का मतलब कि ये 0 काउंट नहीं किया जा रहा है, अर्थात लाइन हमारी जो है इस तरह जाती है, यहाँ पर ब्रेक हो जाती है और यहाँ पर ब्रेक हो गई तो इसका मतलब कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कब? जब एट x इज इक्वल टू x नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। और यही फंक्शन fx बराबर x जब एट x नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 0 आ जाए जब एट x इज इक्वल टू 0। यदि ये क्वेश्चन दे देगा तो फिर यहाँ पर जो है ये डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्क। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 है और नॉट इज इक्वल टू पे x है, तो नॉट इज इक्वल टू पे पूरी लाइन जा रही है, लेकिन 0 पर 0 भी इसमें कंसीडर कर रहा है। और जब 0 भी कंसीडर कर रहा है, इसलिए ये वाला जो होल था अभी तक वो कायम हो जाएगा, डार्क बन जाएगा। डार्क का मतलब क्लोज इंटरवल, और क्लोज का मतलब ये इसमें लाई करेगा, पेन लेफ्ट नहीं होगा। और पेन लेफ्ट नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी सीधी लाइन जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो IIT JEE में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक।